Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So welcome back again after a long time. So finally हम आज अपना पहला बैच का पहला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही फिर आगे और फर्दर अलग अलग क्लासेस की सेशंस आते रहेंगे। ठीक है, तो आज हमने 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सी, इसमें ना मतलब अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर और इजीएस्ट चैप्टर है 10th क्लास का। और फर्स्ट चैप्टर तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बुक का मेन होता है। इवन अब आप लोग बड़े हो चुके हो, 9 से 10th में आ गए, बोर्ड्स होंगे आप लोगों के, है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरी भी देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो जुड़े रहना, और वीडियो जब भी आप लोग ये देखोगे पूरी वीडियो देखना एक साथ, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के चले गए। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो। देखो क्या है, रियल नंबर। हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। अब आप लोग क्या करते हो, चैप्टर का नाम पढ़ लिया, डायरेक्ट चैप्टर करने स्टार्ट कर देते हो। बट हमें चैप्टर के बारे में समझ भी तो होनी चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो उससे स्टार्टिंग करते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भाई। आप लोगों ने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, है ना, 9 तक। होल नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़े हैं, रेशनल, इरेशनल। ये सारे के सारे नंबर आए कहां से हैं? ये सारे के सारे नंबर आए हैं रियल नंबर के पास से, रियल नंबर के अंदर से। रियल नंबर एज अ पेरेंट्स है उनके लिए। ये जो नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स के ही बच्चे हैं। ठीक है, ये उनके टाइप्स बोल लो, क्योंकि सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट ही कहां से करते हैं, रियल नंबर के अंदर से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एज अ पेरेंट्स के, एज अ पेरेंट काम करता है किसके लिए, होल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे, जो आप लोग 9th में भी पढ़ के आए हो। देखो जरा क्या देखना है इसमें, हमें 14 और 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। नॉर्मल सा हम करते हैं जो अभी तक पढ़ के आए हैं। ठीक है, देखो जरा इसमें क्या होगा, 14 के हम नॉर्मल प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 7 से 14, 7 से खत्म। तो 14 की अगर मैं बात करूंगा, 14 के जो हमारे फैक्टर्स बने वो क्या बने हैं, 2 इंटू 7। अच्छा, एक इसमें एक और फैक्टर होता है, चलो मैं यही दिखा भी देता हूँ। 1 भाई हर नंबर का फैक्टर होता है 1। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 14 में कितने फैक्टर है, कि हर बच्चा बोलेगा सर 2 फैक्टर है, सिर्फ 2 और 7। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। और एक और कौन सा होगा, एक 14 तो होता है, चलो बट इतने रहे तो, क्योंकि हर एक नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है। 18 की बात करते हैं भाई, 18 की कितने होंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, इसमें भी 1 होगा, है ना, 1 तो इसमें भी आएगा, एक सेकेंड, 1 तो इसमें भी आएगा। देखो जरा इसमें भी कर दूं, ये नॉर्मल हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स, मतलब इनके फैक्टर्स है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम तो हम खैर निकाल चुके हैं, एलसीएम निकाल। एचसीएफ क्या होगा इसका, जो इसमें कॉमन है भाई, एचसीएफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर मैं बात करूं एचसीएफ ऑफ 14 एंड 18 कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, इन दोनों की एलसीएम देखो जरा, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, ऊपर एक है और नीचे भी एक है, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, मतलब यहाँ पे 2 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर। 7 कितना है भाई, एक 7 है, 7 की पावर 1, ये इसके एलसीएम हो जाएगी। देखो जरा, 2 इंटू 9 इंटू 7, 9 7 जा कितना होता है, 63, मल्टीप्लाई कर लो, 126 आएगा। तो एलसीएम कितनी हो गई इसकी, 14 एंड 18 की, 126। ठीक है, हाँ, ये नॉर्मल सी एलसीएम और एचसीएफ थी। अच्छा, इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, मैंने यहाँ पे ना कहीं ऐसे नहीं करा कि यहाँ पे देखो 1 पहले है, यहाँ बाद में लिखती है। ठीक है, अभी ये मैं बाद में बताऊंगा आगे जाके कि मैंने क्यों करा है। आगे देखते हैं अभी आगे क्या है, आगे भी यही है फिलहाल, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो देखते हैं। नॉर्मली अभी भी वही करते हैं हम, क्या, 40 के फैक्टर्स देखो जरा, 20, फिर 2 से 10 में, फिर 2 से 5 में, फिर 5। तो जो 40 के फैक्टर्स बने वो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक ये 5 है। ठीक है, अब किसके बनाने, 82 के। 82 के भी देखो भाई, 82 के 2 41, 41 ही बनेगा। अच्छा, 41 के बाद और कुछ बन सकता है तो किसी से डिविजिबल ही नहीं 82 में, फिर तो 41 डायरेक्ट इसका फैक्टर है।
तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 41। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं अच्छा इसमें मैंने क्या किया है, इसमें देखो इसमें सारे ना 2 2 2 और 5, मतलब एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक यूनिक वे होता है कि मैंने उसमें ना एक में 1 पहले लिख दिया था, जरा देखो इधर, इसमें मैंने 1 पहले लिख दिया था, इसमें बाद में लिख दिया था, इसमें मेरा कोई यूनिक भी नहीं था, मैं मेरी मर्जी आती मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो फैक्टर से मतलब है ना, इसमें इसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है कैसे करना है, मतलब उन्हें फैक्टर से था। इसमें उन्होंने पर्टिकुलरली मेरे को बोला हुआ है कि किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास यूनिक वे होना चाहिए, लोएस्ट से चलना, मतलब उसकी जो भी फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे बनने चाहिए। अब मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 41 इंटू 2, है तो फैक्टर ही, बट प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा सही। ठीक है, तो ये चीजें देखनी होती है। अच्छा एचसीएफ बोला, एचसीएफ तो ये रहा आप लोगों का, सिर्फ एक ही कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर कितना है 3 है ना भाई, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 5 की पावर 1 एंड 41 की पावर 1। 2 का क्यूब 8 इंटू 5 इंटू 41, 8 5 से कितना हो गया 40 इंटू 41, करके देख लो भाई कितना होगा, कितना बनेगा 4 1 4 4 4 16 1640, ये बन जाएगी आप लोगों की एलसीएम। ठीक है, ऐसे करना नॉर्मली, तो एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो करते ही आएगा आप लोग 9th क्लास में। अच्छा ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है, इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन है, P and Q are two positive integers such that P is equals to कितना है, P क्यूब Q है एंड Q दिया हुआ है कितना, P Q का होल स्क्वायर है। ठीक है, where P and Q are prime numbers, what is LCM of P and Q? LCM निकालनी है हमें P और Q की, आराम से करेंगे, देखो क्या करना है इसमें। P कितना दिया हुआ है, P हमें दिया हुआ है P क्यूब Q, ठीक है, P क्यूब Q, Q कितना दिया हुआ है, Q हमें दिया हुआ है P Q का होल स्क्वायर, इसे थोड़ा सा कंडेंस वे में लिख दो, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। कुछ नहीं करना, P हमारा एज इट इज ये वाला, P को थोड़ा सा तोड़ लो, P इंटू Q। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है Q है, इसमें क्या आ रहा है P स्क्वायर, मतलब P इंटू P और Q स्क्वायर है। अच्छा एलसीएम जब भी निकालते तो हम क्या देखते हैं, हर एक पर्टिकुलर नंबर की सबसे बड़ी पावर। तो इसमें देखो, अच्छा P क्यूब था ना ऊपर, हाँ P क्यूब था ऊपर, देखो जरा यहाँ पे P इंटू क्यूब, P क्यूब था, सबसे P की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहीं से मिल रही है, P की सबसे बड़ी पावर हमें यहां से मिल रही है, जो कि क्या मिल रही है P क्यूब। ठीक है, Q की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे Q की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 क्यूज है, तो कितने Q स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों के अकॉर्डिंग एलसीएम हो जाएगा इसका P क्यूब Q स्क्वायर, है कोई ऑप्शन ये रहा थर्ड ऑप्शन, P क्यूब Q स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मार्क्स क्या आता है, आप लोगों के बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उसमें कि मार्क्स से काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से करना है क्वेश्चंस। अब आगे देखो, अब हमसे बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स टू द पावर 4 माइनस 16। चलो निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब आप लोगों को आइडेंटिटी पता होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, इसमें लगा दो भाई जरा, इसमें कैसे लगेगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, तो ये हो गया बस, ये हो गई इसकी एलसीएम। एलसीएम ही तो पूछी थी हमसे, है ना, फाइंड द एलसीएम, तो ये हो गई एलसीएम। भाई होता क्या एलसीएम, होता क्या है, उनके फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दो, कि मतलब जिस भी नंबर के आप लोगों को एलसीएम चाहिए उसके फैक्टर्स निकाल लो और उन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाती है। तो ये इसके फैक्टर्स है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर के फैक्टर्स यही है। ठीक है, अब देखो जरा इसके निकालते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 16। अच्छा इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना भाई, बात तो सेम है। आप लोग आइडेंटिटी भी पढ़ के आए होंगे, 9th क्लास में आती है आइडेंटिटी कि a टू द पावर m होल की पावर n क्या होती है भाई, देखो जरा, a की पावर m और उसकी पावर n, ये किसके इक्वल होता है, a की पावर m इंटू n।
है ना। तो बात तो वही है, 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4, तो बस मैंने इसे थोड़ा सा कंडेंस वे में लिखा है, ठीक है। आगे देखो, इसे लिख सकते हैं किसका, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने आइडेंटिटी देखी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी हमारा है 4, फिर एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, अब कितने बच्चे एग्जाम में सिर्फ यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन यही सोल्व हो गया, बट देखो आप इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो यहाँ से। ये भी इसके क्या फैक्टर्स है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के हमने फैक्टर्स करे तो क्या है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, मतलब इसकी एलसीएम आई। तो यहाँ पे भी तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसके भी तो फैक्टर्स वही सेम बनेंगे। तो आप लोगों को फिर से करना है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलो बना भी देते हैं। ये हो गया हमारा किसका, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसका बन जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो ये आप लोगों की एलसीएम आ गई ये, ठीक है। इजी इजी से क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी सा है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, अब आया सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है, कितनी बार वर्ड प्रॉब्लम टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आता है। शायद क्वेश्चंस होंगे भी इसमें, इस मतलब स्लाइड्स में उसके क्वेश्चंस भी होंगे। देखो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो जरा, 2 नंबर, मैंने बोला कि मेरे पास 2 नंबर है जिनका मैंने एलसीएम ले रखा और एचसीएफ ले रखा है। किसी भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ किसके इक्वल होगा, उन्हीं 2 नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। किसी भी 2 नंबर, जैसे मैंने ए और बी लिया, ए बी का एचसीएफ ले रहा हूं, मैंने बोल दिया कि ए बी का एचसीएफ कुछ एक्स है, ठीक है, और इसका कुछ एलसीएम होगा वाई। तो अगर मेरे को इसके दिखाने की किसके इक्वल होगा, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना, यही जो सेम नंबर है जो मेरे क्या थे, ए और बी थे ना, ए इंटू बी के इक्वल होगा। ये मेरा एचसीएफ है, ये एलसीएम है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोस 2 नंबर्स। 2 नंबर जो जिनका जिनका हमने एलसीएम लिया था, जिनका हमने एचसीएफ लिया था, उन्हीं नंबर, उन्हीं एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करो और उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, ये आपस में इक्वल होगा। अब इनका दिखाता हूं मैं क्या है, कैसे लगता है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस होंगे जरूर। हाँ देखो जरा, ये क्या है, एक एक लाइन नोट करेंगे सबसे पहले। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। 2 नंबर्स का एलसीएम है, मैं बोल रहा हूं 2 नंबर का एलसीएम एल है, 2 नंबर का जो एलसीएम है वो कितना है, 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। 14 टाइम्स है किसके, ऑफ देयर एचसीएफ, ठीक है। पहली लाइन, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, किसके इक्वल है, 600 के। तो यहां से पहले कर ले जरा, एल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 14h, तो ये मैंने लिख दिया 14h प्लस h इज इक्वल्स टू 600। तो ये हो गया हमारा 15h इज इक्वल्स टू 600। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 600 बाय 15, काटोगे 15 4 जा 60 होता है ना, तो 40 आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 40 आ गई। h की वैल्यू क्या आ गई, 40, ठीक है। अच्छा, h की वैल्यू 40 आ गई, तो h की वैल्यू आप इसी वाली इक्वेशन में डाल दो, यहां से आपको L मिल जाएगा। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 इंटू 40। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 64, 540, 540 आ जाएगी ना, 4 4 जा 6, अच्छा एक सेकंड सॉरी, 560 होगी, 560 हो जाएगी, हाँ 4 4 16, एक कैरी, ठीक है। हमारा एलसीएम कितनी है, 560 है, एचसीएफ 40 है, ठीक है। अब उसने बोला है कि अगर हमने ना ध्यान रखना, अभी वही वाला कॉन्सेप्ट यूज है जो हमने ना पिछली स्लाइड में बताया था, कि मेरे पास 2 नंबर है, 2 नंबर की एलसीएम गिवन है और 2 नंबर का एचसीएफ गिवन है। इफ वन नंबर इज 280, उन 2 नंबर में से एक नंबर भी बता दिया उन्होंने, क्या है 280, फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर फाइंड करो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना अच्छे से रखना। देखो तुम्हें उन 2 नंबर्स की एलसीएम, मैंने बोला कि वो 2 नंबर्स ना ए और बी थे, ए एंड बी आर 2 दोज नंबर्स, ठीक है। वो 2 नंबर क्या है, ए एंड बी हो गए, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी लिखता हूं सबसे पहले, एलसीएम ऑफ ए एंड बी कितना है भाई, ये निकाला हमने 560, ठीक है। एचसीएफ देख लो जरा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कितना हो गया, वो है 40।
अब मेरे को a की वैल्यू भी गिवन है, मैं बोल रहा हूं इन दोनों में से आपकी मर्जी है, a की वैल्यू 280 मान लो या b की वैल्यू मान लो। मैंने बोला कि a जो है मेरा वो कितना है, a है मेरा 280 इक्वल। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पिछली स्लाइड में पढ़ा था उसका था कि एलसीएम ऑफ दोस टू नंबर्स into HCF of those two numbers is equals to multiplication of those two numbers, जो कि which is a into b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 560 into 40 is equals to 280 into b। b निकालना है, 280 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 560 into 40 डिवाइड बाय 280 is equals to b। कैंसिल आउट करो जरा, एक जीरो से एक जीरो बटा 4 7 जा 28, 7 8 जा 56, तो 80 आ रहा है। b की वैल्यू कितनी आ रही है, 80। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, b इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 80 आ गया। ये रहा b की वैल्यू आ रही है। चेक कर लो ऑप्शंस में, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लग रहा है। देख लो क्वेश्चन में, एक नंबर का तो मैं बोल नहीं सकता कि एक नंबर का है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है। बस इसमें मैंने ये डाले हुए हैं आप लोगों के लिए इजी करने के लिए, मैंने ये क्या नाम है ऑप्शंस डाले हुए हैं, बट इसमें ऑप्शंस थे नहीं। ठीक है, तो अच्छा खासा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, मिस मत करना बिल्कुल भी, अच्छे से पढ़ना इसे। नेक्स्ट देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि क्या, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है 2400। ठीक है, फिर हमसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर फैक्टर। अच्छा, ये फैक्टर नहीं है, शायद एचसीएफ होगा, एचसीएफ की बात कर रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान रखना, जहां भी फैक्टर लिखो तो एचसीएफ की बात कर रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर्स का। अच्छा, एक चीज बता दूं, जब भी आप लोगों को किसी नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो ना, अच्छा एचसीएफ होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी नंबर, मैंने बोला कि मेरे को ना एक्स का क्या चाहिए था, एचसीएफ चाहिए था, तो एक्स जो है ना डिविजिबल हो सकता है एच से, क्योंकि एक्स का ही फैक्टर क्या है, एच है। एक्स का ही फैक्टर क्या है, एच है। बट अगर मैं बात करूं एक्स का, जो मैं अगर एलसीएम ले लेता, क्या वो डिविजिबल है, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। एक्स जो मेरा नंबर है जिसका मैंने एलसीएम लिया है, वो अपने एलसीएम से डिविजिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एल जो है ना, डिनोमिनेटर कभी बड़ा नहीं हो सकता ना, डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर बड़ा नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स जो है एक्स से बड़ा आ जाएगा मेरा एलसीएम। कितने केसेस में आप लोग देखोगे, अभी आगे जाके भी आएगा, कितने केसेस में ऐसा होता है कि जो नंबर दिया होता है ना, उससे बड़ा उसका एलसीएम आ जाता है। जैसे अभी हमने 14, एक सेकंड अभी दिखा भी देते, चलो फर्स्ट स्लाइड में आते हैं। कौन सी स्लाइड में, ये रहा, ये रहा भाई हमारा 40 और 82 का जो एलसीएम आया था, वो आया था कितना, 1640। आप क्या 40 और 1640, 40 बाई 1640 ले सकते हो, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैंसिल आउट कैसे मर्जी कर लो, अपॉन में आंसर आ रहा है, नॉट पॉसिबल। अच्छा, एचसीएफ की बात करो, मैं 40 बाय कितना, एचसीएफ कितना था, एचसीएफ 2 था। हाँ जी, ये डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल है ना, बट एलसीएम देख लो बड़ा आ रहा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एलसीएम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये रहा, देखो जरा, तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। अब हमसे बोला क्या गया, एलसीएम दे रखा है 2 नंबर्स का 2400। कुछ नहीं करना, ये इसके क्या होंगे, एचसीएफ होंगे या फैक्टर्स होंगे। इन सबको एक बार डिवाइड करके देख लो, जिससे नहीं हो रहा वो इसका फैक्टर नहीं हो सकता, सिंपल है। पहले 300 से करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 8 24, 4 है भाई, ये तो है, तो ये तो इसका फैक्टर है। ठीक है, 400 से करके देखते हैं, 2400 बाय 400, ये 2 0 कैंसिल, 4 6 24, ये भी हो रहा है भाई, ये भी है। 500 से करके देखते हैं, 2400 बाय 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, देखो यहाँ नहीं आ रहा, 5 4 से कितना उधर 20, फिर पॉइंट में आंसर आएगा तो 4.5 समथिंग, जो भी आंसर आएगा, सॉरी 4.8 आएगा ना, 4.8 समथिंग। पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए मेरे को। देखो यहाँ पे किस में आ रहा है, नॉर्मल इंटीजर्स में आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर क्या है, इसमें बोला था कैन नॉट बी देयर फैक्टर, तो ये फैक्टर नहीं है भाई। 500 जो है 2400 मतलब 2400 का फैक्टर हो ही नहीं सकता। लास्ट वाला बचा 600, ये भी चेक करके देख लो, देखो जरा, 2400 बाय 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 6 4 24, ये भी देखो नॉर्मल आ रहा है ना, ये भी फैक्टर है। बस कौन सा नहीं है इसका फैक्टर, 500 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 2400। ठीक है, ये था। नेक्स्ट आ जाओ, बट ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भाई,
ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नंबर जो है अपने एचसीएफ से डिवाइड हो सकता है, बट किससे नहीं हो सकता, एलसीएम से नहीं हो सकता। इसका अपोजिट कर सकते हो आप, एल बाई एक्स कर सकते हो, कि मतलब एलसीएम ऊपर लिख लो, न्यूमरेटर में एलसीएम लिख लो, डिनोमिनेटर में वो नंबर। ठीक है, अब आ जाए जरा थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है भाई? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बोल लो, या इंपॉर्टेंट है फैक्टराइज्ड बोल लो, कि फैक्टराइज्ड किया जा सकता है कैसे? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसका? प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई? क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वन होगा उसका फैक्टर, या फिर वो इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, मतलब जो भी नंबर का ये फैक्टर होगा, या तो वन होगा या खुद होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि टू है, टू के फैक्टर्स क्या क्या है भाई? एक तो वन हो सकता है और एक वो खुद हो सकता है, तो इस टू के सिर्फ दो फैक्टर्स है। थ्री है, थ्री के सिर्फ दो फैक्टर्स हो सकते हैं, वन इंटू थ्री, तो थ्री भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। फाइव है, फाइव कैसा हो सकता है? फाइव भी एक प्राइम नंबर है। अच्छा, कितने बार पूछा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू होता है, आप लोग ध्यान रखना भाई। कितने लोग वन भी बता देते हैं, कितने बच्चे वन बता देते हैं। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक होती है भाई ये फैक्टराइजेशन। अभी मैंने आप लोगों को पीछे एक यूनिक वर्ड का मतलब भी बताया था, जब हमने सेकंड थर्ड स्लाइड थी आई थिंक, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिक में क्यों बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में यूनिक क्यों बोलते हैं, ठीक है। वही सेम चीज है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अपर, देखो जरा क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अपर। इसमें उसमें मैंने आप लोगों को बताया था यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है वो हम नॉर्मली लिखते हैं, टू इंटू टू इंटू थ्री ऐसे लिखता है। इसमें मैं टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू ऐसे नहीं लिख रहा, बट इसमें ये भी बोला है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर से अपार्ट मतलब उसके अलावा भी इसमें एक यूनिकनेस होती है। अब वो देखेंगे वो क्या होती है। जैसे कि दिया हुआ है 480 के हमारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, तो टू की पावर फाइव है, इंटू थ्री है, इंटू फाइव है, तो ये क्या है? इसके फैक्टर है। अच्छा, इसमें बोला भी हुआ है इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इसमें भी एक यूनिक वे चल रहा है, सारे के सारे मतलब पहले लो है, सारे टू के मल्टीपल्स आ गए, फिर थ्री के, फिर फाइव के। तो देख रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक ये ट्रेंड चल रहा है कि मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि टू इंटू थ्री इंटू फाइव कर गया फिर उसके बाद सारे टू के मल्टीपल्स आ गए, सारा एक यूनिक ऑर्डर में चलता रहना चाहिए, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब आप लोगों को क्वेश्चन की थोड़ी समझ में आएगा। ये डेफिनेशन कहीं पूछी नहीं जाती, बट जस्ट एक पता होना चाहिए कि डेफिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दिए कि क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस या फैक्टराइज किया जा सकता है कैसे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अच्छा, मैं नॉर्मल बता दूं, जब भी आप लोगों से पूछा जाए कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट की तो बात हो रही है, हाँ, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, लिख लो जरा। इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, और ये क्या होता है? ये सिर्फ मल्टी मतलब ये फैक्टर्स, इसके जो फैक्टर्स होते हैं प्राइम मल्टीपल्स होते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स होते हैं सारे के सारे। देखो उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आप लोगों को कुछ और मिल जाए, सारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं सिर्फ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर की अगर मैं आप लोगों को बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज बताऊं तो वो क्या होता है? उसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं और सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, मतलब जो भी फैक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। आगे आ जाओ। अब देखो क्या है, कैन द नंबर 6 टू द पावर n, n बीइंग अ नेचुरल नंबर, 6 की पावर दे रखी है n, n क्या एक नेचुरल नंबर है, एंड विद डिजिट जीरो। हमसे पूछा गया है कि 6 की पावर अगर कभी हम n रख दे और n हमारा नेचुरल नंबर है तो क्या कभी वो जीरो से एंड हो सकता है? चलो चेक करते हैं। इसने बोला भाई 6 की पावर n, ठीक है, n हमारा क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो भाई ये 1 से लेके इंफिनिटी तक कितना भी हो सकता है, ना ये जीरो हो सकता है ना ये कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसके जरा फैक्टर्स बना लेते हैं। इसे मैं बोल सकता हूं 2 इंटू थ्री की पावर n, हाँ जी बोल सकते हैं। अब वैल्यूज डाल के चेक करते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू वन, n वन डाला, 6 की पावर वन, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू थ्री की पावर वन, ठीक है भाई। n की वैल्यू 2 डाल दो, 6 का स्क्वायर हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री और 2 इंटू थ्री,
यही चलता रहेगा। n इज इक्वल टू 3 के लिए डालो, 6 इंटू 6 इंटू 6, बात तो वही है, 6 का क्यूब लिख दूंगा मैं। यहाँ पे क्या जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3। देखो जरा, अच्छा इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि सारे के सारे जो मल्टीपल्स है वो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स है, ठीक है। बट उसने हमसे बोला क्या था कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी n की वैल्यू डालो तो मैं मतलब ये 0 से एंड हो जाए। मैं ये कहीं भी जाऊं, अगर मैं n की वैल्यू एट द एंड n ही डाल रहा हूं, 6 की पावर n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n, ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। मतलब जितना भी चलता रहे, आप चाहे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 कहीं तक भी ले जाओ, n तक ले जाओ, आप लोगों की मर्जी है। बट क्या ये कहीं पे भी 0 पे एंड हो रहा है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। कितने ही मल्टीपल कर लो, 2 3 6, फिर 6 फिर 6, कितने ही 6 की मल्टीप्लाई कर लो, पॉसिबल ही नहीं है कि ये 6 टू द पावर n कभी भी किस पे खत्म हो जाए, 0 से खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा ये पॉसिबल नहीं है। मैं पहले तो आप लोगों को आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या है, एक सेकंड रुको, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसे यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 6 टू द पावर n is can't end with 0। सर अगर ये 0 से एंड नहीं हो सकते तो क्या करें, या कौन से ऐसे नंबर है जो 0 से एंड हो सकते हैं? बेटा जिनके फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होंगे, जब कभी भी हम फैक्टर्स करते हैं और जिनके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही ऐसे नंबर हैं जो कि किससे, जिनके एंड डिजिट 0 हो सकती है। यहां पे लिख भी देता हूं, any number has 2 and 5 both as a factor, only that number can end with 0, can end with 0। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये घोल के पी जाओ ये चीज, क्योंकि ये ना बहुत बार पूछी जाती है, एग्जाम में भी आ जाती है, बीच बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें यूज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जिस भी नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 आ रहा है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 5 आ रहा है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। जिसमें 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होंगे वो नंबर 0 से एंड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसमें देखो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 और 3 के फैक्टर्स बन रहे हैं, देखो इसमें 2 है बट 5 नहीं है, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है। आगे आ जाओ, अब करते हैं एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 फिर प्लस 7 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है, ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। चलो करते हैं इसे एक्सप्लेन। ये है हमारा 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा 3 इंटू 5 इंटू 1 और प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसे, इसे 7 लिखते हैं डायरेक्ट, इसे डायरेक्ट 7 लिख दिया, अंदर 3 5 जा 15 प्लस का 1 है, ठीक है। तो कितना बना, 7 इंटू कितना बना 16, ठीक है जी। 7 एज इट इज, 16 ये फैक्टर्स बना लो, 16 होता है 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमसे क्या पूछा था, एक्सप्लेन व्हाई आर दिस आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है भाई, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। हाँ जी है, 2 से ज्यादा फैक्टर, ऐसे कितने हैं, इसके 5 फैक्टर्स है। और क्या बोला था कि प्रोडक्ट होना चाहिए किसका, प्राइम नंबर का। हाँ जी, प्रोडक्ट भी प्राइम नंबर्स का, 7 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी क्या एक प्राइम नंबर है। तो देखो भाई हो रहा है ना कंपोजिट नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं और सारे के सारे क्या प्राइम नंबर्स है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड टू क्या, एंड टू हैव सॉरी कॉमन नहीं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, 3 sets of English, mathematics and science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height wise। देखो पहले बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों ने इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की कुछ बुक्स के नंबर दिए हुए, कितने हमारे पास बुक्स हैं। अब उन्हें बुक शेल्फ में स्टैक्ड मतलब क्या, एक के ऊपर एक, जैसे इंग्लिश की बुक आ गई, फिर मैथ्स की आ गई, फिर साइंस की आ गई, फिर दोबारा से इंग्लिश आ गई, फिर मैथ्स, फिर साइंस।
तो ऐसे उन्हें स्टैक्ड एक सीरियल नंबर सीरीज बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब एक ट्रेंड में एडजस्ट किया गया, ट्रेंड में रखा गया। अब उसमें बोला है कि उसमें क्या होना चाहिए कि हर एक स्टैक मतलब बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज, पहले तो बुक सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, हर एक स्टैक की जो हाइट होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कि मतलब अगर मैंने एक स्टैक में मान लो कि कुछ 80 बुक्स रखी, 80 तो नहीं खैर 3 बुक्स रखे, मतलब साइंस मैथ्स और उसकी इंग्लिश की लेनी है तो 3 या मल्टीपल्स ले लो कुछ भी, जैसे 90 रखती, ठीक है। तो दूसरे में भी 90 होनी चाहिए, सो दैट उनका लेवल सेम बना रहे, कि मतलब नंबर ऑफ बुक्स भी सेम है और उनकी जो हाइट होगी वो तब भी उसी टाइम पे सेम आएगी। वो सेम कैसे आएगी भाई, मेरे को 2 सेल्स चाहिए, मैंने बोला एक में 90 दूसरे में भी 90 है, ठीक है, उनकी हाइट सेम है, वो कैसे है, क्योंकि मेरे को पता था कि उनके अंदर सबसे जो हाईएस्ट एक एज अ फैक्टर बोल लो कि नंबर ऑफ बुक जो है 90 है। 90 क्या था भाई, मेरी अगर मैं बात करूं, मैंने ना 2 सेल्स बना लिए, इसमें भी 90 है, ठीक है, इसमें भी 90 है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो मेरे पास कितना है, वो तो 180 है। बट अगर मैं बात करूं कि मेरे को वो बताओ कि भाई उसकी मेरे को हाइट बराबर करनी थी, सेम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए मेरे को एक कॉमन फैक्टर चाहिए जो कि मेरा क्या है 90 की वजह से मेरे पास सेम हाइट आ रही है, सेम ऑर्डर आ रहा है और सेम नंबर ऑफ बुक्स आ रही है। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा भाई, है ना। नॉर्मल ये तो समझ भी आ रहा है ये चीज। अच्छा आता है ऐसे कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो देखो पहले क्या है हमारा 336 किसकी बुक है, देखो जरा 336 कौन सी बुक है हमारे पास, ये इंग्लिश की बुक्स है, यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश, इंग्लिश की बुक है 336। 336 के फैक्टर्स देखो, 336 2 1 the 2 2 8 the 16 सॉरी 2, ठीक है, 2 3 2 6 the 12 हो जाएगा, 2 8 the 16, ठीक है, 84 हो जाएगा, देन 42 हो जाएगा, देन 21 हो जाएगा, 3 7 the 21 7। अब निकाल लो किसके फैक्टर्स निकालना है, 336 हो गया, 240 के निकाल लो, 240 के 120, फिर 2 से करोगे 60, फिर 2 से करोगे 30, फिर 2 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे 5, देन 5 से कर दोगे तो 1, फिर 96 के निकाल लो, 96 के 2 से कर दो पहले 48, देन 2 से कर दो 24, देन 2 से कर दो 12, देन 2 से कर दो 6, फिर 3 आ जाएगा, देन लास्ट में 1, ठीक है। फैक्टर देखो जरा 336 की क्या है, 2 into 2 into 2 into 2 then 3 into 7, ठीक है भाई। अब हमारी कौन सी बुक है, मैथ्स की बुक है, मैथ्स की बुक है 280, 280 है ना, सॉरी 240 है, 240 है, 240 के फैक्टर्स 2 into 2 और क्या है 3 into 5 है, ठीक है भाई। अब हमारी साइंस की बुक देख लो, साइंस की है 96 बुक्स है, 2 into 2 into 2 into 2 एंड देन क्या है 3 है, 4, ठीक है। अब देखो इनके एचसीएफ देख लो क्या क्या कॉमन है भाई, एक ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, देन ये वाला 2 कॉमन है, फिर ये वाला 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, फिर एक ये 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3, करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48, तो जो आप लोगों को आंसर आएगा वो आएगा 48। इसमें पूछा गया था हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, कितने स्टैक्स होंगे, 48 स्टैक्स होंगे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब देखो क्या कह रहा है भाई, मैंने बोला कि मैं ना किसे डिवाइड कर रहा हूं, पहले 438 को डिवाइड कर रहा हूं, मैंने बोला किसी एक्स नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी अब इसका क्वेश्चन कुछ भी आएगा, एट द एंड में रिमाइंडर कितना है 6 आया, ठीक है जी 6 आया। अब अगर मैं बात करूं कि मैं ना एक्स में से 438 में से 6 माइनस कर दूं, 438 में से मैं क्या माइनस कर दूं, 6 माइनस कर दूं, कितना बचेगा 432, 432 एक्स से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा
भाई 6 मैंने माइनस कर दिया, 6 की जगह क्या आ जाएगा 0, तो मतलब सॉरी रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। तो 438 के बाद अगर मेरे को मतलब उसने बोला है कि मेरे पास 6 रिमाइंडर है, मैंने 6 ही हटा दिया, 432 आया। 432 एक ऐसा नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इसने बोला कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 438 एंड 606, तो एचसीएफ निकाल लो भाई, है ना, इसमें ये करा है तो ऑब्वियसली बात है 606 में भी यही होगा, 606 दिया हुआ है, इसका भी एलसीएम सॉरी रिमाइंडर 6 है, तो इसमें से कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। अब इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लो, निकालते हैं इनके फैक्टर्स, कितना आएगा, पहले 432 के निकाल लो, 2 2 जा 4, 2 2 2 6 12, 108 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाता है, फिर 3 1 जा 3। अब किसका निकालना है, 600 है, ये हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 150 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा, ठीक है। 438 के 432 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 into 2 into 2 into 2 4 होंगे, 4 बार 2s हो गए एंड 3 बार 3s है, 3 टाइम्स ऑफ 3s, ठीक है, 2 2 2 3 5 5 600 के फैक्टर्स है 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5। लो अब देखो जरा क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है, देखो एक ये 2 आ रहा है, एक ये 2 कॉमन हो गया, एक ये वाला 2 कॉमन हो गया, एक 3 आ रहा है, ठीक है। एचसीएफ क्या हो गया भाई, एचसीएफ की अगर मैं बात करूं 2 2 जा 4, अच्छा लिख ही देते हैं यार, 2 2 जा 4 क्या, और एक आ रहा है हमारा 3, कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 24 is the largest number which divides 432 and 600, या फिर अगर मेरे को इसे दूसरी लैंग्वेज में बोलना है, 24 is the largest number which divides 438 and 606 and then leaving remainder 6 in each case। कि 24 एक ऐसा नंबर है जो 438 को डिवाइड करेगा और 6 रिमाइंडर भी छोड़ेगा। 24 एक ऐसा नंबर है जो 606 को डिवाइड करेगा और 6 रिमाइंडर भी छोड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि लिविंग रिमाइंडर आ रहा है, कुछ नहीं करना। देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं एक और बता सकता हूं, मैं इसमें आप लोगों को फंसा भी सकता हूं कि मतलब एक वो होता है कि क्वेश्चन इज इक्वल्स टू क्या नाम है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वगैरह, क्वेश्चन माइनस रिमाइंडर वगैरह, वो सारी चीजें बता के मैं आपको फंसा भी सकता हूँ वो कॉन्सेप्ट। बट क्यों फंसाना है जब हमारे क्वेश्चन से इतने इजी से आना है। सिर्फ इतना समझो ना कि जब भी ऐसे नंबर आए उसमें से जो रिमाइंडर बच रहा है ना उसे माइनस कर दो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसे माइनस कर दो, फिर जो नंबर्स हमें आएंगे उन दोनों के एचसीएफ निकाल दो, खत्म आंसर आ गया भाई 24। तो 24 इज द लार्जेस्ट नंबर, 24 इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स किसे, 438 एंड 606 and then leaving remainder and then living remainder, कितना छोड़ता है रिमाइंडर 6 in each case, 6 in each, ठीक है, हो गया, ये था आप लोगों का आंसर 24। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, बहुत बार आता है, हर एग्जाम में मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए। और ये क्वेश्चन ना रट के चले जाओ, इसमें मतलब इसकी ना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोग इसे अटेम्प्ट कैसे करते हो, क्या इसकी लैंग्वेज होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आज वो देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। देखो जरा, ये क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बोर्ड्स में आना ही आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप पीछे छुटा ही नहीं सकते। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है, हर साल आता है, कोई भी बोर्ड का पीवाईक्यू उठा के देख लो, मतलब कोई भी बोर्ड का एग्जाम उठा के देख लो, ये क्वेश्चन ऐसे मिलते ही हैं। रूट 5 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, ऐसे उन सबको इरेशनल प्रूव करने का मिलते ही, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर बोला है।
सबसे पहले हम करेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। इज अ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब होता है गलत साबित करना। अभी बताता हूँ क्या। प्रूव दैट लेट अस √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने लेट कर दिया कि भाई √5 एक रेशनल नंबर, ठीक है। फिर √5 को इक्वल ले लो a बाई बी। अब सर a बाई बी क्या हो गया? a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अभी बताता हूं को प्राइम क्या होता है। एंड b कैन नॉट इक्वल टू 0। b जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। को प्राइम नंबर कौन से होता है? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके पास एक कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो क्या होता है? 1। जैसे मैं बात करूं 2 एंड 3, इनके पास अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो 1 एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों के पास, तो ये दोनों क्या है? को-प्राइम नंबर है। तो को-प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फैक्टर होता है, 1 एक फैक्टर होता है, ठीक है। ये दे दिया। अब क्या करना है? इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √5 b इज इक्वल्स टू a। ठीक है जी, ये कर दिया। स्क्वायरिंग कर दो भाई, मेरे को रूट से ना नफरत है, तो क्या कर दूं? स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। ये हो गया 5b² इज इक्वल्स टू a²। b स्क्वायर को एज इट इज रखा। अब ये हो गया a² बाय 5। अच्छा अब देखो जरा, 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं a² इज डिविजिबल बाय 5। समझ आ रहा है? जैसे कि देखो, मैंने बोला कि a ना मैं क्या ले रहा हूं, a मैंने क्या ले लिया? 5 ले लिया। चलो a 5 नहीं, दूसरी उससे समझता है। मैंने बोला कि मेरे पास ना 16 है, मेरे पास क्या है? 16 है, और नीचे मैंने 4 ले लिया। अच्छा 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, ध्यान रखना। ये सिर्फ 16 जो है 4 से डिविजिबल है। हाँ जी है, बिल्कुल। कितने पे? 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है? 16 है स्क्वायर 4 का। अच्छा फिर क्या 4 4 से डिविजिबल है? हाँ जी ये भी है भाई, ये दोनों, मतलब a स्क्वायर और a दोनों एक नंबर से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है ना, तो वो पर्टिकुलर नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोल दिया a² जो है मेरा 16 है और नीचे मेरा 4 है, तो 16 4 से डिविजिबल है। अब a² 16 था तो a की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी, तो 4 भी तो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहां पे अब एक लाइन लिखनी है हम लोगों को। क्या? यहां पे लिख दो a² इज डिविजिबल बाय 5। divisible by 5. If a² is divisible by 5, then a is also divisible by 5. अब यहां पे लिखते हैं if a² is divisible by 5, सही है ना? हाँ, divisible by 5, then a is also divisible by 5। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो a की क्या फैक्टर आ गया? a का अगर मैं बात करूं, a का भाई कॉमन फैक्टर आ गया। भाई जो नंबर मेरे को, अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका फैक्टर, भाई मैंने अभी 16 का एग्जांपल दिया था। 16 का फैक्टर क्या है? 4, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर था, तो 4 का भी फैक्टर क्या था? 4 था। तो मतलब a² और a दोनों का फैक्टर था 4, तो यहाँ पे भी वही होगा ना। a का फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया। तो मैंने लिख दिया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, यहीं पे लिख दो। देन 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 क्या आ गया? हमने प्रूव करा है भाई, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, फैक्टर ऑफ a, ठीक है। 5 क्या हो गया? a का फैक्टर हो गया। अब इन सारी चीजों को साइड में ले आते हैं, इन सारी चीजों को हम थोड़ा साइड में ले आते हैं यहां, ठीक है। आगे देखो जरा, अब हमारा यहां तक हुआ था। अब मैंने बोल दिया कि a को आप क्या ले लो? 5c, c फॉर सम इंटीजर लिख देना। a इज इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर। c का इंटीजर दिखाना है। a इज इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर्स। अब पूछोगे कि सर ये क्यों लिया?
मैंने जस्ट ए की ना एक पर्टिकुलर वैल्यू ली, क्योंकि भाई मेरे पास ए का एक फैक्टर आ गया कि ए का फैक्टर जो है 5 है ना। ए का फैक्टर क्या है 5 है। अब मैं उसे बोल रहा हूँ कि मैंने ना ए की कोई वैल्यू पुट कर दी 5c। ए की क्या ले ली, एक वैल्यू ले ली 5c, वेयर फॉर सम इंटीजर, किसी भी एक इंटीजर के लिए ए की वैल्यू ले ली। ये ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है ये लेना। अब क्यों लिया, ये वाली इक्वेशन देखो जरा यहाँ पे, इसमें पुट कर दो, चाहे यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल दो, इसे आप लोगों की मर्जी है। पुट वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डालता है, इसमें वैल्यू डालूंगा तो बी स्क्वायर एज इट इज, ए के लिए ए की वैल्यू क्या ली मैंने 5c, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा और डिविजिबल बाय किससे है 5 से। ठीक है भाई, देखो जरा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर बाय 5, 5 से कैंसिल आउट होगा कितने पे 5 पे, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर आ गया 5c स्क्वायर के इक्वल। तो 5 यहां मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब समझ में आया कि मैंने क्यों लिया था ए इज इक्वल टू 5c। देखो जरा, बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी जो मैंने 16 और 4 वाला एग्जांपल लेके समझाया था कि मेरा जो बी स्क्वायर है वो क्या है 5 से डिविजिबल है, तो जो b की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो भी तो 5 से डिविजिबल होगी ना भाई। ये चीज आप ध्यान ले देनी पड़ेगी आप लोगों को, आप लोग बड़े हो चुके हो तो इतनी माइंड बिल्डअप एज हो गई आप लोगों की, ये चीजें छोटी छोटी चीजें समझ पाओ। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं बोल दूं 4 है भाई, a की मैंने वैल्यू 4 ले ली, a की वैल्यू सॉरी 2 ले ली, a स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो ये दोनों के दोनों क्या 2 से डिवाइड है। अगर मैं इसके नीचे 2 ले लूं, इसके नीचे 2 ले लूं, तो 2 क्या है 2 इन दोनों का फैक्टर हो जाएगा एक, है ना, दोनों कॉमन फैक्टर हो जाएगा, दोनों से डिवाइड है। तो वही सेम काम तो इसमें कर रहा हूं भाई कि बी स्क्वायर मेरा बी स्क्वायर बाय 5 है, तो यहाँ पे भी ये लाइन लिख दो, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ क्या लिखना है, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 then b is also divisible by 5, then b is also divisible by 5। ठीक है, ये था। अच्छा अब एक चीज देखो कि जब हमने शुरुआत करी थी, चलो ये रहने दो क्या मिला ना, हाँ जब हमने शुरुआत करी थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कोप्राइम नंबर वो होता है जिनके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, और ए और बी मेरे क्या थे कोप्राइम नंबर थे, बट मतलब इसका मतलब है कि ए और बी दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होगा और वो होगा 1 एज अ कॉमन फैक्टर। बट मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को प्रूफ कर दिया कि ए का फैक्टर भी 5 है, बी का फैक्टर भी 5 है। भाई ये तो दो फैक्टर हो गए, है ना भाई, ए और बी के क्या हो गए दो फैक्टर्स हो गए अब तो ए और बी क्या रहे कोप्राइम तो अब रहे ही नहीं, और ये किसके इक्वल था √5 के इक्वल था। √5 क्या था एक रेशनल नंबर, हमने प्रूव किया था, तो अब ये तुम्हारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। ठीक है, यहाँ पे चल लिख दो लेट अस एज्यूम, यहाँ पे लिख सकते हो लेट अस assume that √5 is a rational number, इसके बाद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हमने ये assume किया था let us assume that √5 is a rational number। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि a और b जो है दो कोप्राइम नंबर्स हैं जिनमें क्या है, जिनमें कोप्राइम नंबर है, मतलब a और b के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा और वो होगा 1। बट ये तो बच्चा गलत आ गया ना, 1 तो उनके पास फैक्टर है, ठीक है हमने मान लिया, बट मैंने तो क्या प्रूफ कर दिया, मैंने तो एक 5 भी लिया है, मैं एक एक्स्ट्रा, इस ए के पास भी एक 5 एज अ फैक्टर है, बी के पास भी एक 5 एज अ फैक्टर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना ए और बी के लिए। अगर दो कोप्राइम नंबर है उनके पास एक से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जो हमने एजम्पशन ली थी, जो हमने एज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, मैंने उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो इसमें आप लोग एक लाइन लिखोगे एट द एंड, अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया, एक लाइन लिखोगे और वो क्या लिखोगे आइए बता देता है। ठीक है, देखो जरा, अब हमारी assumption क्या हो गई, गलत हो गई। अब हमने क्या लिखना है, A and B has 5 as a common factor, 5 as a common factor, which is not possible, which is not possible, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, which is not possible as A and B are co-prime। ठीक है,
एज ए एंड बी आर को प्राइम। लिखने की जगह ही नहीं बच रही तुम्हारे पास। चलो कोई नहीं, एक सेकंड जगह बना देते हैं, जगह तो बनानी पड़ेगी। ये यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, इसे हम ऊपर कर देते हैं, और अब ठीक है, हाँ ठीक है। ए एंड बी हैज 5 एज अ कॉमन फैक्टर विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इतना ही रहने दो। ठीक है, देन क्या लिखे, हेंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग। आर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन क्या थी कि भाई रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो वो गलत साबित हो गई। तो अब क्या हुआ, रूट 5 क्या बन गया, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। हो गया भाई प्रूफ। ये अब देखो, ये 3 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है, और कितनी बार अगर 4 नंबर ये तो यार अब आप लोगों की केस बेसिक स्टडी आने लग गई, बट 3 और 5 नंबर में क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, देख ये क्वेश्चन एक बारी में शायद आप लोगों को समझ में ना आए, इसे दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, कॉपी में करोगे, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बट रट लो, इसकी जो लैंग्वेजेस है अच्छे से रट लो। रट क्या लो यार, रटना क्यों बोलो, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में क्या ही रटोगे, आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जिसे समझ में आ गया ना वो कर ही लेगा, चाहे आप एक लाइन में थोड़ा बहुत फर्क होगा, क्या ही हो जाएगा, एग्जाम में जब करोगे लाइन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दोगे, बट एटलीस्ट करोगे तो आना तो चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ के बिल्कुल मत जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बता दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रूव दैट 5 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को पीछे रूट 5 एक इरेशनल नंबर प्रूव कराने को बोला था, आप लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने देखा भी। ठीक है, तो क्या हमारे लिए अब रूट 2 कोई बड़ी बात है, रूट 2 इरेशनल प्रूफ करना कोई बड़ी बात है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट 2 को सबसे पहले लेते हैं, रूट 2 को प्रूफ कर दे, जल्दी जल्दी करता है। let us assume that root 2 is an rational number लेना ना भाई, assumption तो is a लेंगे, तो फिर तो रुक जाओ जरा, is a rational number। ठीक है जी, हमने ले लिया रूट 2 हमारा एक रेशनल नंबर है। फिर वही करेंगे कि रूट 2 जो है a बाई बी के इक्वल हो जाएगा, जहां पे a और b क्या होंगे, a एंड b आर को प्राइम्स होंगे, a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे, और जहां पे b जो है इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग करी थी बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट के अंदर वाले नंबर अच्छे नहीं लगते, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करी थी हमने, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इधर आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2। तो अब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। फिर वही लाइन लिख देते हैं, यहां पे लिख देता है, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, if a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2। ठीक है, a भी 2 से डिविजिबल है, तो अब क्या हो गया, अब किसके, अब a इज इक्वल्स टू ले लो, फिर से वही 2 सी, ध्यान रखना ये जरूरी है ये लाइन लिखनी, फॉर सम इंटीजर्स। ठीक है जी, पुट कर दो फिर से फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर बाय 2। ये क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर बाय 2, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर हो गया। यहां कर लेते हैं अब जरा, देखो जरा, b इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर हो गया था, 2 इधर भेज दो डिवाइड में, बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। देखो फिर से वही आ गया कि बी स्क्वायर क्या है, डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो b भी डिविजिबल होगा, फिर से वही सेम लाइन लिख दो, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन
b is also divisible by 2, then b is also divisible by 2, b भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखो फिर से वही आ गया कि a और b के एक और कॉमन फैक्टर आ गया। अब यहां पे लिख दूं a एंड b हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, अगर कोप्राइम नंबर है तो उनके पास 1 के अलावा तो कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता कॉमन, जो कि हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible, which is not possible, ये पॉसिबल ही नहीं है। लो भाई, ये पॉसिबल नहीं है, फिर क्या हो गया, hence our assumption is wrong, our assumption is wrong, हमारी assumption क्या हो गई, wrong हो गई। तो इससे हमें क्या मिला कि √2 is an irrational number, √2 ये क्या हो गया, irrational नंबर हो गया। अभी हमने सिर्फ √2 के लिए काम किया, बट हमें चाहिए 5 प्लस √2 को प्रूव करना है कि इरेशनल। ठीक है, आ जाओ जरा नेक्स्ट करते हैं। हमने √2 भाई एक इरेशनल नंबर प्रूव कर लिया। अब हमारे पास है 5 प्लस √2, है ना, वही सेम काम करो भाई, 5 प्लस √2 को एज्यूम कर लो, 5 प्लस √2 को लेट अस एज्यूम 5 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है जी, ये एज्यूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, 5 प्लस √2 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, p बाई क्यू रख दो। फिर से वही p एंड q आर को प्राइम नंबर, आप लोगों की मर्जी है a एंड b लो या p एंड q लो, मैं p एंड q ले रहा हूं। p एंड q क्या है, आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ले लिया। अब वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q क्या है, 0 हो नहीं सकता। ठीक है जी, थोड़ा सा अब इसे क्या करते हैं, √2 को यहां रहने दो आप लोग, ये कर लो p बाई क्यू माइनस ऑफ 5 हो गया, है ना, 5 प्लस को उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू p माइनस एलसीएम ले लो, यहां इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 5q बाय होल के नीचे q। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है जो कि हम प्रूव करके आ चुके हैं, ये हम प्रूव करके आ चुके हैं। और ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं, सर पॉसिबल ही नहीं है। रेशनल और इरेशनल तो कभी आपस में प्रूव ही पॉसिबल हो ही नहीं सकते कि इक्वल है। और ये चीज हम प्रूव करके आ चुके हैं कि ये इरेशनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, p ये वाला ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप बोल सकते हो कि 5 प्लस √2 इज ऑल्सो एज अ लिखे n is also an irrational number, is also an irrational number। हमारा क्या हो गया भाई, 5 plus √2 is also an irrational number as our assumption gets wrong। हमारे assumption क्या हो गई, assumption gets wrong। ठीक है, ये ऐसे करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी लेंथी गया है क्योंकि मैंने इसमें √2 को ना इरेशनल प्रूफ किया है। कितनी बार ऐसा होता है आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा गिवन, पहले तो बोला जाएगा कि प्रूव दैट 5 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब उसमें गिवन होगा आप लोगों की √2 एक इरेशनल नंबर है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना काम करना है। ठीक है, बट कितने क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो गिवन नहीं होता, कितने क्वेश्चन में क्या होता है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन नहीं है, जैसे कि इसमें गिवन नहीं था तो मेरे को पहले √2 इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद मैं 5 प्लस √2 को करूं। ठीक है, आज इस चैप्टर के लिए इतना बहुत है। आज जिस बच्चे ने ये वीडियो अच्छे से देख ली, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, इसके क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, उसको इस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एलसीएम, एचसीएफ और ये चीजें निकालना यही इंपॉर्टेंट है रियल नंबर के चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब इसमें क्या, बस खत्म हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड देखो भाई तुषारियंस, ठीक है, आप लोगों को एज पता है आप लोगों को कि मेरा नाम तुषार है, और जो मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चे उन सबको पता है कि तुषारियंस का मतलब भी क्या है। ठीक है, मेरे 10th वाले बच्चों ने ही मेरा नाम रखा था कि सर हमारे बैच का नाम तुषारियंस बैच होगा, तो इस बैच का नाम भी तुषारियंस बैच चलेगा, जो कि आप लोगों का 10th के लिए चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, वीडियो अच्छे से देखो। एक क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स में बोला है कि करके आंसर देना, वो भी देना।
इसकी सारे मतलब ये जो भी हमने क्वेश्चंस वगैरह करे हैं इस सब की आप लोगों को पीपीटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप का लिंक भी है वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह भी मिलेंगे। और इस चैप्टर का एक टेस्ट भी डालूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 2 से 3 दिन में अपडेट कर दूंगा, मैं पोस्ट भी डाल दूंगा, तो पोस्ट में आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने कब क्या डाला है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करके रखना, व्हाट्सएप भी ज्वाइन करके रखना, वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं। तो स्टे अपडेटेड, स्टे विथ मी एंड बी हंग्री फॉर दिस सेशंस, ठीक है। तो बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।